अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि एक ड्रग जो है उसकी एब्जॉर्प्शन होती क्या है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। अब जब एक ड्रग अब्जॉर्ब हो गई है तो उसके बाद जब वो जनरल सर्कुलेशन में आ जाती है तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं बायो अवेलेबिलिटी bioavailability that is written as or denoted as F। तो एक ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है क्या? अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ, it is defined as it refers to the extent to which a drug is absorbed into the body and is available to act on its intended target site। यानी कि वो जिस भी रूट से हमने एडमिनिस्टर किया उसके बाद वो जनरल सर्कुलेशन में ड्रग आ गई है और अब वो वहाँ से जिस भी टारगेट साइट में, यानी लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। यहाँ से इसने अगर किडनी की ड्रग है किडनी पे जाएगी, उसने अगर लिवर पे जाना है, ठीक है, तो वो लिवर पे जाएगी। अगर वो उसने कोई ब्रेन की ड्रग है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो जनरल सर्कुलेशन में अवेलेबल अब हो गई है तो उसने अपने डिफरेंट ऑर्गन्स पे जाके एक्शन करना है। इसको आप ये भी कह सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड CP, कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीछे आई हैव टॉक वन थिंग कि जो एब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड कर एक रूट्स के ऊपर भी कर रही होती है कि अगर IV है तो IV रूट में बायो अवेलेबिलिटी इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी 100%, बिकॉज डायरेक्ट आपने ड्रग इंजेक्ट ही सर्कुलेटरी सिस्टम में की है। अगर इसका आई मेक द ग्राफ ऑफ इट्स बायो अवेलेबिलिटी, यानी यहाँ पे हमारे पास CP है और यहाँ पे हमारे पास टाइम एक्सिस है और ये 100% है, ठीक है, लेट्स सपोज। तो जो बायो अवेलेबिलिटी का चार्ट है वो बनेगा ही, शुरू ही 100 से होगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर से क्लियर होती जाती है, तो क्या है कि ड्रग की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगी। लेकिन अगर कोई भी और रूट है, टॉपिकल रूट है, पर ओरल यानी पार एंटीरियल एंटीरियल कोई भी और रूट है, ठीक है, तो उसमें ड्रग का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, इट विल बी लाइक ये हमारे पास CP है, ठीक है, ये 100% है और ये हमारे पास टाइम है। तो ड्रग 0 से स्टार्ट होगी, ब्लड सर्कुलेशन में 0 है, फिर वो बढ़ेगी और फिर वो डिक्लाइन की तरफ जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि ड्रग के बाकी किसी भी रूट्स में 100% बायो अवेलेबल ड्रग नहीं होती है, बिकॉज ऑन वे टू सर्कुलेशन वो लाजमी कुछ ना कुछ पोर्शन जो होता है वो या तो किसी एंजाइम्स वगैरह जो टिश्यूज़ में प्रेजेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, या फिर वो किसी ना किसी और रीज़न की वजह से, कोई प्रोटीन बाइंडिंग या कोई और आयन ट्रैपिंग की वजह से सर्कुलेशन में नहीं पहुंच पा रही होती। तो क्या है कि उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा कि स्लोली स्लोली ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इट विल रीच इट्स पीक एंड देन उसकी एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी एंड इसकी पीक गिर जाएगी। लेकिन जो IV है, IV में डायरेक्टली बात ही स्टार्ट होगी, एकदम 100% ड्रग आ जाएगी और उसके बाद वो कम होती जाएगी। अब ये जो ग्राफ के अंदर का एरिया है इसको हम कहते हैं एरिया अंडर कर्व, AUC। इसी तरह ये AUC है। अब AUC के बारे में कहा जाता है कि बायो अवेलेबिलिटी बेसिकली एक रेशो है। किस चीज़ की रेशो है? रेशो है कि कोई भी किसी भी रूट के थ्रू दिया गया ड्रग, ठीक है, वर्सेस द ड्रग दैट इज़ गिवन थ्रू इंट्रावेनसली, यानी कि AUC ऑफ दैट पर्टिकुलर रूट, लेट्स सपोज N लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय AUC ऑफ IV, या ये लिख देते हैं नॉन IV टू IV। ये इस चीज़ की रेशो, क्योंकि जो IV है वो हमारे पास लेट्स वो सेट स्टैंडर्ड है, ठीक है, दैट इज़ अ मैक्सिमम कंसंट्रेशन यू कैन अचीव, तो उसका रेशो इसके साथ जो है इसको हम लेते हैं बायो अवेलेबिलिटी, इसको हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, जब यूँ एक ड्रग दी जाती है, ठीक है, ये जो है ये फार्मूला बायो अवेलेबिलिटी का तब बनेगा जब डोज जो है वो सेम होगी। लेट्स सपोज सेफ्ट्राएक्सोन है, ठीक है, या फिर केटामीन है, ठीक है। आई इंजेक्ट केटामीन, मैं 15 mg पर kg लेकर एक एनिमल को IM पहले लगा के देखती हूँ और एंड देन आई इंजेक्ट एज IV। तो
अब जब केटामीन IM भी लग रहा है, IV भी लग रहा है, तो एरिया अंडर कर्व IM डिवाइडेड बाई एरिया अंडर कर्व IV, और डोज रेट मैंने दोनों में 15-15 ही लेनी है। तो ये जो है ये फॉर्मूला तब होगा जब डोज सेम है। लेकिन लेट्स सपोज अगर डोज डिफरेंट है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया अंडर कर्व नॉन IV डिवाइडेड बाई एरिया अंडर कर्व IV मल्टीप्लाई बाई डोज IV डोज नॉन IV, यानी डोज और AUC ऑपोजिट में होंगे, यानी न्यूमरेटर में कोई एक डिनोमिनेटर में। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा व्हेन यू हैव टू एडजस्ट द डोज। अब यहाँ पे एक चीज़ है, एक टर्म यूज़ की जाती है बायो इक्विवेलेंस। ये है क्या कि लेट्स सपोज वी टेस्ट टू फॉर्मुलेशंस, वी हैव टू फॉर्मुलेशंस दैट आर prepared by different manufacturers and यानी इनके मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट होंगे, ठीक है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, यानी डिफरेंट कंपनीज़ हैं इनकी जिनको बना रही हैं, लेकिन इनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम होना चाहिए, लेकिन इनके जो एक्सिपिएंट्स हैं, क्योंकि कंपनीज़ डिफरेंट है तो एक्सिपिएंट्स डेफिनेटली डिफरेंट होंगे। तो जब हम ऐसी ड्रग्स को कंपेयर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये 2 ड्रग्स हैं, ठीक है, अब है इसके अंदर सॉल्ट सेम है, सेफ्ट्राएक्सोन सोडियम सेफ्ट्राएक्सोन सोडियम, लेकिन इसको मैन्युफैक्चर करने वाले कौन हैं, ये हैं सिटी फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्रीज़, और जो ऑक्सीडिल है उसको मैन्युफैक्चर किया किसने है, समी फार्मास्यूटिकल्स ने, ठीक है। अब इनकी कंपनीज़ डिफरेंट हैं, तो हम ये बात कह सकते हैं कि इसके अंदर एक्सिपिएंट्स इन दोनों के अंदर डिफरेंट होंगे, लेकिन इनके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो दोनों के सेम हैं। जब हम इन ऐसी 2 फॉर्मुलेशंस को टेस्ट करते हैं और हमारे पास उनकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो दोनों की बॉडी के अंदर सेम आ जाती है, यानी कि 2 कंडीशंस होंगी, एक ये कंडीशन होगी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम होना चाहिए और उसके बाद बॉडी में लगाने के बाद उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी सेम आ जाएगी, तो ऐसे ड्रग्स को हम क्या कहते हैं कि वो एक दूसरे से बायो इक्विवेलेंट हैं। और ये बात कही जाती है, इट इज़ मेंशन्ड इन मर्क मैनुअल के सेम जेनेरिक ड्रग्स जो हैं दे मस्ट बी बायो इक्विवेलेंट, ठीक है, उनकी सेम ही आनी चाहिए बायो इक्विवेलेंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस।